नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार एग्जाम सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के तरीके ढूंढ रही है। पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त किया गया है। अगले साल से नीट के एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कराने का फैसला किया गया है। लेकिन बिहार में पेपर लीक माफिया ने अगले साल होने वाले नीट एग्जाम में भी गड़बड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में धांधली की प्लानिंग हो चुकी थी। अभी से सेंटर बुक कराने की कोशिश हो रही थी। जो शख्स एक साल पहले से नीट एग्जाम में गड़बड़ी की तैयारी कर रहा था, उसने 2 हफ्ते पहले 29 जुलाई को हुए होमगार्ड इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी नकली स्टूडेंट्स को बैठाया था। नीट और रीनीट के एग्जाम में हुई गड़बड़ी में भी उसका नाम आया है। वो खुद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एमबीबीएस के एग्जाम का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत मिल गई तो फिर से पैसा लेकर एग्जाम पास कराने के धंधे में लग गया और अब पकड़ा गया और पुलिस की हिरासत में है। इस शख्स के कई साथी भी पकड़े गए हैं। ये नटवरलाल कौन है? ये एग्जाम पास कराने का ठेका कैसे लेता था? इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इसके ठिकानों से पुलिस को क्या क्या मिला? इसने कितने एग्जाम्स में गड़बड़ी की और पिछले साल नीट के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में गड़बड़ी की क्या तैयारी थी? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, क्या क्या सामने आया। असल में बिहार पुलिस असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर और होमगार्ड इंस्ट्रक्टर भर्ती के एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही थी। पुलिस की नजर उन लोगों पर थी जिनका नाम पहले भी एग्जाम्स में फ्रॉड करने में आ चुका था। पुलिस को अपने आप को डॉक्टर कहने वाले रविशंकर पर शक हुआ। रविशंकर एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट है। वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में गड़बड़ी का आरोपी है। रविशंकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कहा कि उसका एग्जाम है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी गई, लेकिन इस शख्स ने इसका फायदा उठाया। 29 जुलाई को होमगार्ड इंस्ट्रक्टर की भर्ती का एग्जाम हुआ। उसमें भी रविशंकर ने डमी कैंडिडेट बिठाकर गड़बड़ी करने की कोशिश की। पुलिस को इसके सबूत मिल गए हैं। रविशंकर के ठिकाने पर रेड हुई। वहां से जो मटेरियल मिला उससे और बड़ा खुलासा हुआ। अपने आप को डॉक्टर कहने वाला रविशंकर अपने एक साथी डॉक्टर उज्जवल राज के साथ मिलकर अगले साल होने वाले नीट एग्जाम में धांधली की तैयारी कर रहा था। और इसके बाद पुलिस ने रविशंकर, उसके भाई अश्विनी कुमार और उज्जवल राज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तीनों को इस साल हुए नीट और रीनीट एग्जाम में हेराफेरी करने के आरोप में अरेस्ट किया था। इसके अलावा डॉक्टर उज्जवल राज पर आरोप है कि वो मोतिहारी के एक मेडिकल कॉलेज में इंटरनल एग्जाम में फेल हुए स्टूडेंट को गलत तरीके से पास कराने की कोशिश कर रहा था। जब इनसे इन तीनों मामलों को लेकर पूछताछ हुई तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। पता चला कि दोनों डॉक्टर अगले साल भी नीट एग्जाम में फ्रॉड करने की तैयारी कर रहे थे। रविशंकर, उज्जवल राज और अश्विनी कुमार 2027 में होने वाले नीट एग्जाम में गड़बड़ी कैसे करते, यह मैं आपको समझाता हूं। असल में एनटीए ने पहले ऐलान कर दिया कि अगले साल से नीट का एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस परीक्षा के लिए एनटीए ऑनलाइन एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करता है। इसीलिए रविशंकर ने पटना में एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का जुगाड़ किया। पटना में सनराइज इनोवेशन ऑनलाइन एग्जाम सेंटर 1 साल से बंद पड़ा था। रविशंकर ने इस सेंटर के मालिक से बात की। इस सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करके नए नाम से फिर से शुरू करने का इरादा जाहिर किया। उसने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, पैसा लगाया। सेंटर के मालिक के साथ सेटिंग कर ली, एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन अपना नाम कहीं नहीं डाला, जिससे अगर बाद में कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो ना पकड़ा जाए। रविशंकर को यह भरोसा था कि वो किसी तरह जुगाड़ करके अपने सेंटर को एनटीए के एग्जाम सेंटर के तौर पर अप्रूव करवा लेगा
और उसे यकीन था कि नीट एग्जाम 2027 में सनराइज सेंटर में जब एग्जाम होगा तो फिर वो बायोमेट्रिक डेटा में हेरफेर करके एग्जाम सेंटर में फर्जी कैंडिडेट बिठाएगा, असली उम्मीदवार की जगह सॉल्वर या डमी कैंडिडेट को बिठा देगा। ये डमी कैंडिडेट आमतौर पर सीनियर एमबीबीएस स्टूडेंट होते हैं। रविशंकर डमी कैंडिडेट्स के जरिए कुछ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का ठेका लेता और उन्हें डॉक्टर बनाने के बदले में मोटी रकम वसूलता। पुलिस को छापेमारी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें यह जानकारी मिली कि पटना में बाईपास रोड पर सनराइज इनोवेशंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा माफिया डॉक्टर रविशंकर ने निवेश किया था और उससे जुड़े जो एग्रीमेंट के पेपर हैं वो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को मिले हैं। पिछले 1 साल से ये सेंटर कई आरोपों की वजह से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसे फिर से दूसरी जगह नए सिरे से खोलने की तैयारी की जा रही थी और इसी सिलसिले में परीक्षा माफिया डॉक्टर रविशंकर ने इसमें निवेश किया था। हालांकि वो कागज पर पार्टनर नहीं बना ताकि किसी को संदेह ना हो, लेकिन कोशिश यही थी कि यहाँ निवेश करके और इस ऑनलाइन सेंटर को अपने साथ जोड़कर अगले साल होने वाली परीक्षा में रिमोट के जरिए जो ऑनलाइन परीक्षा होती उसमें धांधली की जाए। अब पुलिस तहकीकात कर रही है और इस ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जुड़े जो डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है, लेकिन जो मामला सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। पुलिस का दावा है कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि रविशंकर और उसके साथियों ने नीट एग्जाम क्लियर करवाने का 12 लाख से 30 लाख रुपए तक का रेट तय किया था। सिर्फ पास कराने का रेट कम था, टॉप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने की गारंटी का रेट ज्यादा था। जांच में पुलिस को इनके पास से लाखों रुपए कैश में और कई ब्लैंक चेक्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने जब रेड की तो रविशंकर के ठिकाने से मार्कशीट्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, 4 सरकारी बैंकों के 21 ब्लैंक चेक्स, प्राइवेट बैंक्स की चेकबुक्स, 2 लाख रुपए नकद, रजिस्टर्ड डीड और सनराइज इनोवेशन एग्जाम सेंटर के साथ एग्रीमेंट भी मिला। इसके अलावा उज्जवल की एसयूवी से करीब 3 लाख रुपए और बरामद हुए। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने नीट के अलावा असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बीपीएसएससी और सीबीएसई के एग्जाम में भी गड़बड़ी की थी। एग्जाम पास करवाना हो, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना हो, फर्जी जाति प्रमाण पत्र या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना हो, रविशंकर और उसके साथी हर तरह का फर्जी काम करते थे। ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों के साथ साठगांठ करते थे क्योंकि आधार कार्ड बनाने का काम यहीं होता है। बायोमेट्रिक वेंडर्स के साथ मिली भगत करके एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाते थे। असली कैंडिडेट और डमी कैंडिडेट दोनों को एक साथ आधार सेंटर लेकर जाते, ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह फर्जी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक करवा देते थे। कॉमन सर्विस सेंटर में दोनों कैंडिडेट्स की फोटो मिक्सिंग कराई जाती थी। फोटो मिक्सिंग और बायोमेट्रिक अपडेट से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास करना आसान हो जाता था। रविशंकर और उज्जवल राज नालंदा के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निश्चित चंद्र ने इस मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की। पूछा कि मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र इस तरह के गैर कानूनी काम करते रहे, क्या मेडिकल कॉलेज को कभी इनके बारे में कोई शक नहीं हुआ? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वो खुद हैरान है। कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर किसी पर 24 घंटे नजर तो नहीं रखी जा सकती। तो पावापुरी में मेडिकल कॉलेज का तो कोई मामला नहीं है ना। अब मेडिकल कॉलेज में तो हम 24 आवर उसको बांध के नहीं रखेंगे ना, एडल्ट है तो कैंपस से तो बाहर जाएगा आएगा। अब बाहर जाके वो क्या कर रहा है ये तो आप ही लोग का काम है, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग हॉस्टल से बाहर निकाल दिए थे उस समय, जिसका नाम आया था वो दोनों को हॉस्टल से बाहर। इंस्टिगेट करना हमारे पावर नहीं है, हम तो सरकार के आदेश पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सरकार के अगर आदेश आता है कि हाँ ये दोषी है, इसको यहाँ से निकाला जाए तो निकालेंगे, वहां से आदेश आएगा निकालेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग तत्काल हॉस्टल से उसको निष्कासित किया। पता लगा कि रविशंकर ने अपने पूरे परिवार को इस फ्रॉड के काम में शामिल किया हुआ है। रविशंकर और उसका भाई अश्विनी कुमार तो अरेस्ट हो चुके हैं। उसकी वाइफ पर भी एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगे। पुलिस ने बताया कि रविशंकर ने
12th का एग्जाम 2012 में ही पास कर लिया था और इसके 10 साल बाद 2022 में उसका सिलेक्शन नीट में हुआ। इसके बाद से ही वो एग्जाम में हेराफेरी के धंधे में घुस गया। उसे रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में फर्जी कैंडिडेट बिठाने के आरोप में अरेस्ट किया गया। बाद में वो जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर एग्जाम में फ्रॉड करने लगा। रविशंकर की वाइफ मधुप्रिया पर भी अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाने का आरोप है। प्रेग्नेंट होने की वजह से कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। मधुप्रिया ओबीसी कैटेगरी से आती हैं, लेकिन उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया और फिर इसी फर्जी एससी सर्टिफिकेट और सेटिंग से एईडीओ की परीक्षा दी। इंटरेस्टिंग बात यह कि जब रविशंकर की गिरफ्तारी हुई तब वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी सेंटर में एमबीबीएस का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने पहुंचा था। और मजे की बात यह कि रेड में रविशंकर के फ्लैट से एमबीबीएस एग्जाम की 8 खाली कॉपियां भी मिली, यानी वो अपने घर पर बैठकर एग्जाम की कॉपी लिखने की तैयारी कर रहा था। अब यूनिवर्सिटी इसकी भी जांच करवा रही है कि एग्जाम की कॉपी रविशंकर के फ्लैट पर कैसे पहुंची। ये हमारे यहाँ 3rd ईयर प्रोफेशनल पार्ट 1 की सप्लीमेंट्री की परीक्षा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्लॉक में ली जा रही थी। वहीं हम लोग को सूचना मिली कुछ कि एक लड़का है जिसका नाम रविशंकर है, वो परीक्षा दे रहा है, उसके ऊपर कुछ आरोप है। तो हम लोग से जो सूचना मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी आए थे पुलिस के लोग, उनको हम लोगों ने बताया। उन लोगों ने पहले ये पूछा कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं अथवा नहीं, तो उसकी सूचना परीक्षा के समय ली गई। वो परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा समाप्ति के बाद पुलिस के द्वारा उनको नीट या जो भी मामले सामने आए हैं उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो पुलिस को कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो कॉपी है वो भी मिली है। हाँ, इसकी भी यह सूचना मुझे मिली है कि उसके द्वारा ठिकानों में छापेमारी में ब्लैंक आंसर बुक AQU के मिले हैं। तो उसका डिटेल आएगा तो हम लोग इसको मिलान करेंगे कि आखिर ये सीरीज के बुकलेट हम लोगों ने कहाँ इशू किए थे, किस परीक्षा केंद्र को दिए थे। इसकी एक विस्तृत जांच हम लोग अपने विश्वविद्यालय स्तर पर भी करेंगे कि आखिर ये ब्लैंक आंसर बुक कहाँ गई और वहाँ से इन लोगों के पास कैसे पहुँची। ये तो एक सघन जांच का विषय है। विश्वविद्यालय भी इसमें एक समिति की गठन करके इसका विस्तारपूर्वक जांच करेंगे। आज पेपर लीक के खिलाफ जो खुलासा हुआ वो सबूत है इस बात का कि माफिया की जड़ें कितनी गहरी हैं। इसके लिए किसी एक सरकार को, किसी एक मिनिस्टर को, कुछ अफसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पेपर लीक कराना, एग्जाम पास कराने का ठेका लेना, पकड़े जाने पर बेल पर छूट जाना एक बड़े गैंग का काम है और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सबके तार आपस में जुड़े हैं। ये धंधा करोड़ों की कमाई का है और ये अब एक तरह से एग्जाम सिस्टम का न्यू नॉर्मल बन गया है। ऐसे माफिया को पकड़ना भी आसान नहीं होता। इसमें हर तरह का फ्रॉड शामिल है, पेपर लीक से लेकर फर्जी कैंडिडेट बिठाने तक, एग्जाम पास कराने से नौकरी दिलाने तक हर काम के रेट बंधे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेईमानी से एग्जाम पास करने के लिए, फर्जी तरीके से बिना काबिलियत के नौकरी पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसका कोई एक मास्टरमाइंड नहीं होता, ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए होते हैं। गड़बड़ी करने वालों को पता होता है कि पकड़े गए तो जमानत मिल जाएगी, सालों तक केस चलेगा और आखिर में वो बच जाएंगे। इसीलिए इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी को पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की तह में जाकर एक नया रोबस्ट सिस्टम सजेस्ट करने की जरूरत है। यह सोचकर सिस्टम बनाना होगा कि माफिया सिस्टम बनाने वालों से एक कदम आगे चलता है। झारखंड में पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का बड़ा एक्शन आज हुआ। सीआईडी ने मिथिलेश सिंह नाम के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मिथिलेश सिंह को मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी बताया गया है। मिथिलेश सिंह एग्जाम कराने वाली आईसीएन इंडिया में काम करता था। मिथिलेश सिंह पर जीएसएससी की सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक कराने का आरोप है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले के केस में अब तक 22 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इससे आंदोलन कर रहे छात्र संतुष्ट नहीं है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार जब तक सभी भर्तियों के एग्जाम रद्द करने का फैसला नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
धरने पर बैठे छात्रों ने ऐलान किया कि वो कल स्वाधीनता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अगर सरकार ने कल तक फैसला नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। मांग हमारी सिर्फ सीजीएल नहीं है, मांग हमारा टीडीपीएल के द्वारा कराया गया परीक्षा भी है। 11 to 13 हमारे प्रमुख मांगों में से है, उसको भी रद्द करना होगा। मांगों में हम लोगों ने कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है और अभी तक वार्ता की कोई पहल सरकार की ओर से वापस नहीं आई है। प्रशासन से हम लोग यह भी अपील कर रहे हैं कि जो एफआईआर हुई है, प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी जेन्युइन छात्र को परेशान न किया जाए। जो उपद्रवित है उन्हें चिन्हित करें, पर किसी भी जेन्युइन छात्र के ऊपर एफआईआर ना हो, उन्हें परेशान न किया जाए। दूसरा, कल हम लोगों ने एक तिरंगा शोभा यात्रा सुबह 9 बजे का ऐलान किया हुआ है। हम विरोध भी करेंगे और सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में निकलेंगे भी। विरोध हमारा सिंबॉलिक, हम खाली पैर चलने वाले हैं और तिरंगे के सम्मान में तिरंगा मार्च भी निकालने वाले हैं। दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब छात्रों से कोई बात नहीं कर रही। झारखंड का कोई मंत्री छात्रों के आंदोलन पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक और पैंतरा चला, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हेमंत सोरेन ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखकर माइंस एंड मिनरल्स बिल पर दोबारा विचार करने की गुजारिश की। इस बिल को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कानून बनाकर झारखंड के साथ जुल्म कर रही है। इससे झारखंड के राजस्व में कमी आएगी, आदिवासियों के हित प्रभावित होंगे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करने की अपील की। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने यह कानून लागू किया तो झारखंड ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा, क्योंकि झारखंड के लोगों का भाग्य केंद्र सरकार नहीं फैसला कर सकती। झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी टिर्की ने कहा कि बीजेपी हमेशा झारखंड के खिलाफ काम करती है। अब यह हकीकत झारखंड के घर घर तक पहुंचाई जाएगी। भाजपा को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर इस राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए ये लोग जो इतने हितैषी बनते हैं, अगर इस राज्य के लिए जरा सा भी इनको ख्याल होता तो ये लोग किसी भी तरह से ये जो हाल के दिनों में माइनिंग बिल में संशोधन हुआ है परसों दिन, इसको अलाउ नहीं करते। आज ये बिल पारित होने के बाद राज्य सरकार, खास करके झारखंड जैसे राज्य जो पूरे राजस्व के लिए इन्हीं माइनिंग कंपनीज पे निर्भर रहती है और उसी राजस्व से बाद में सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है, आज वैसे सरकार को लाचार और अपाहिज स्थिति में लाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। इन तमाम चीजों में ये क्यों नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन छात्रों के आंदोलन से घबराए हुए हैं। अब तक उन्होंने बातचीत करके लीपापोती करने की कोशिश की, छात्रों को डराकर धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हेमंत सोरेन ने बातचीत छोड़ दी और झारखंड के खनिज रिसोर्सेज को इशू बनाया। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कानून बदलकर झारखंड के खनिज पदार्थों पर कब्जा करना चाहती है, आदिवासियों का हक छीनना चाहती है। वो इस मुद्दे को झारखंड के सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन छात्रों को यह लगता है कि हेमंत सोरेन छात्रों के इशू को डाइवर्ट करने के लिए खनिज संपदा का ये बहाना बना रहे हैं। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। 79 साल पहले आज के ही दिन भारत का बंटवारा हुआ था। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हुए। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दंगे के दौरान जो अत्याचार हुए, जिस तरह से लोगों को काटा गया, मारा गया, घर जलाए गए, उन खौफनाक पलों को फिर याद किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकारी मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बंटवारे के वक्त हुए दंगों की त्रासदी को दिखाया गया है। योगी ने लोगों से कहा कि नई पीढ़ी को बंटवारे के वक्त हुए दंगों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोगों को प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को देखना चाहिए, उनकी फोटो फोन में लेनी चाहिए और इन्हें नौजवान पीढ़ी को दिखाना चाहिए, क्योंकि विभाजन के देश को याद करना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि उस वक्त समाज ने जो गलतियां की थी वो अब नहीं दोहरानी।
जो बाहर प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी को आप भी, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात, उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बढ़कर की थी। योगी ने कहा कि बंटवारे के वक्त दंगों में हिंदू और सिख कटते रहे और सत्ता के लालच में कांग्रेस के नेताओं ने जुबान नहीं खोली। योगी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र अभी भी नहीं बदला है, आज भी कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। सीए का प्रोटेस्ट इसका सबूत है। योगी ने कहा अगर यूपी में उनकी सरकार नहीं होती तो सीए के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी को दंगों की आग में झोंक देती। देश के नौजवानों को यह सब बताना जरूरी है जिससे वो कांग्रेस के असली चरित्र को समझ सकें। योगी ने कहा कि अगर आजादी के वक्त नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का नेता होता तो न विभाजन होता, न दंगे झेलने पड़ते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे, ये कहीं नहीं था। एक्ट में कोई प्रावधान नहीं, लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब, तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया, और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से वो सब कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। और इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि जो लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता उन लोगों का महिमा मंडन करते हैं। योगी ने बिना नाम लिए रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान का जिक्र किया। कल शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, शिवपाल ने कहा वो सब वापस लिए जाएंगे।
आज इस पर योगी ने कहा कि वैसे तो समाजवादी पार्टी की सरकार कभी बननी नहीं, लेकिन फिर ये लोग जिस तरह के लोग को होम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसके बाद योगी अयोध्या पहुंचे। असल में आज राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि है, इसलिए योगी ने अयोध्या जाकर परमहंस रामचंद्र दास महाराज को श्रद्धांजलि दी, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए, रामलला की पूजा की और इसके बाद योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां योगी ने कहा कि जो हालात बंटवारे के वक्त थे वो आज भी हैं। उस वक्त भी हिंदू आपस में बटे थे, इसलिए कटे थे। उस वक्त भी कोई हिंदुओं की आवाज नहीं उठाता था। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। इसलिए इन पार्टियों को एकजुट होकर जवाब देने की जरूरत है। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था।
एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। क्योंकि योगी अयोध्या में थे और समाजवादी पार्टी आजकल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, इसलिए योगी ने इसका भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि जो बाबरी के भक्त हैं वो बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। जो आजकल राम भक्त बने घूम रहे हैं, राम मंदिर और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी काल नेमियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनका संहार जरूर करेंगे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में न आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहन और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था, एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई तो वे दिल्ली में, वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी देखो, काल नेमियों को तो बजरंग बली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंग बली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंग बली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंग बली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंग बली में है, लेकिन बजरंग बली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा। उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को, वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो दो ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जिनसे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहली, राम मंदिर के दान पात्र में से चुराई गई राशि, जिसे अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी, दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का आंदोलन, जिसे राहुल गांधी पूरी ताकत से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जो कहा, वो इन दोनों इश्यूज को टारगेट करके कहा।
राम मंदिर के मामले में योगी ने लोगों को याद दिलाया कि प्रभु राम और बजरंग बली की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग लेट अराइवल के दोषी हैं। वो तो बाबरी के भक्त हैं। और जहां तक प्रभु श्री राम, राम मंदिर, सनातन धर्म, बजरंग बली ऐसी बातों का संबंध है, योगी आदित्यनाथ इस एरिया में अखिलेश से कई कदम आगे हैं। जेनजी के सवाल पर योगी आदित्यनाथ को खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो शो किया था उसका भी ग्राउंड पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट के कारण और हिंदुत्व के प्रोटेक्टर होने के कारण इस मामले में भी योगी को एडवांटेज मिलेगा। अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, जिस तरह से मंच पर मोदी की मिमिक्री की और जिस तरह संदीप दीक्षित ने इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का नाम लेकर भद्दा मजाक किया, उसकी आलोचना पूरे देश में हुई है। बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी। आमतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के इस तरह के हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन राहुल ने कल जो हरकत की उससे राजनाथ सिंह भी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अब हद पार कर दी है, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे गांधी लिखा हो वो इस तरह की ओछी हरकत करे, ये देखकर शर्म आती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी की हरकत को घटिया करार दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जिस तरह इटली की प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया वो भारतीय संस्कृति का अपमान है। राहुल गांधी को इस ओछी हरकत के लिए देश से माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया उसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं। जिस प्रकार से मंच के ऊपर प्रधानमंत्री जी को तो अपमानित किया, लेकिन इटली की एक महिला राष्ट्र प्रमुख को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम हुआ। भारत में महिलाओं का सम्मान करने वाले हम लोग हैं और इतने बड़े नेता इस प्रकार से जब बात करते हैं, गली का नेता भी ऐसा छिछोरापन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने और संदीप दीक्षित ने देश की माफी मांगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने तो राहुल गांधी को पागल और लोकतांत्रिक परंपराओं का दुश्मन करार दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो चुका है और अगर विक्षिप्त व्यक्ति विपक्ष के नेता हों तो यह देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने बोला है, उससे एक बातें और समझ में आ रही हैं कि अब ये उनकी उद्दंडता विक्षिप्तता में बदलती जा रही है। यह भी बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा लगता है कि वो अब कुछ अपना संतुलन खोते चले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा लगता था कि वो माओवादी और मुस्लिम लीगी नेताओं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद वो गालीबाजी और गालीबाजी की रीलबाजी करने वाले कॉमेडियंस के साथ अपना कंपटीशन कर रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि आज पहली बार विदेश मंत्रालय ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जिस तरह इटली की प्राइम मिनिस्टर के बारे में घटिया कमेंट किए गए वो ठीक नहीं था। इस तरह की हरकतों का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहाँ तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना ज़रूरी होता है। मैंने पहली बार राजनाथ सिंह को इतने गुस्से में देखा है। वो आमतौर पर किसी विवाद में नहीं फंसते, किसी कंट्रोवर्शियल बात पर कमेंट भी नहीं करते, लेकिन आज उनकी बात सुनकर लगा कि राहुल गांधी के व्यवहार ने उन्हें बहुत आहत किया है। और इसके दो कारण हैं। एक तो नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का और विदेश नीति का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया, उसने राजनाथ सिंह को परेशान किया। और दूसरी वजह है कि राजनाथ सिंह को लगता है कि जिस परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, जिस परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता हुए, उस परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की ओछी हरकत करे तो दुख होना स्वाभाविक है। राजनाथ सिंह का यह कहना बनता भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में हमेशा शालीनता का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो किसी को हर्ट करे। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर होगा, इसकी उम्मीद कम है। वो पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, लेकिन फिर वही काम करते हैं। कई बार पार्लियामेंट में भी एम्बैरेसमेंट झेल चुके हैं। आज ही लोकसभा के स्पीकर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट किया है। अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल के नोटिस पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक जवाब देना है। अगर जवाब संतोषजनक न हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब बात करते हैं पंजाब की। आज पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुखबीर नांदेड़ से दिल्ली पहुंच गए हैं। कल नांदेड़ के गुरुद्वारे में निहंग सिख के भेष में एक शख्स ने सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया था। तलवार के वार से बादल के हाथ में गहरी चोट आई थी और उनकी सुरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर संतोष बैजनाथ भी उस तलवार से घायल हुए थे। आज संतोष बैजनाथ को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर ने इंस्पेक्टर संतोष से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। हरसिमरत ने ट्विटर पर लिखा कि सुखबीर को बचाने के लिए इंस्पेक्टर संतोष ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बादल परिवार उनके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। आज सुखबीर बादल हॉस्पिटल से निकलकर गुरुद्वारे गए, माथा टेका और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो गुरु कृपा से ही बच पाए। गुरु साहिबान का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए वो डरने वाले नहीं हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन अकाली दल ऐसा कभी नहीं होने देगा। They both times they attacked me in the holiest places. First time in Golden Temple and second time in Takht Huzur Sahib. And I always said कि ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ इज नंबर 1। सुखबीर सिंह बादल पर हमले की जांच अब महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। एटीएस आज सुखबीर बादल पर हमला करने वाले जसपाल सिंह के घर गई। 62 साल का जसपाल पुणे का रहने वाला है। आज पुणे में उसके घर की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि जसपाल सिंह पहले वकील था, वकालत करता था, लेकिन कुछ साल से वो नांदेड़ के गुरुद्वारे में सेवादार के तौर पर सेवा करने लगा। हालांकि अकाली दल के नेता एटीएस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि सुखबीर बादल पर हुए हमले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। मजीठिया ने आरोप लगाया कि जब पहली बार सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था, अगर उसी वक्त
जांच अच्छे से हुई होती तो आज दूसरी बार हमला नहीं होता। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ should write to the Union Home Minister अमित शाह जी और एक NIA प्रोब होवे और दोवें इंसिडेंट दी होवे। इसे ईश्वर की कृपा मानना चाहिए कि सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पंजाब में इसका बहुत असर होता, खास तौर पर इसलिए कि अब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अकाली दल का पूरे राज्य में अच्छा खासा संगठन है, काडर है। लेकिन मजीठिया की बात सही है कि इस मामले की जांच NIA से करानी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है। सुखबीर पर यह दूसरा हमला है और इस साजिश की तह में जाने की जरूरत है। आज से देश में जाति जनगणना के दूसरे फेज की औपचारिक शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार ने आज सेंसस 2027 के सेकंड फेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनगणना के दौरान 40 सवाल पूछे जाएंगे। 2011 के सेंसस में सिर्फ 29 सवाल थे। पहले जाति बताने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन होते थे, SC, ST और अन्य। लेकिन इस बार सेंसस के सर्वे में लोगों को अपनी जाति और उपजाति भी बतानी होगी। सरकार ने जिन 40 सवालों की लिस्ट जारी की है उसमें लोगों से मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। कोई माइग्रेट हुआ है तो उसकी वजह बतानी होगी। यह भी बताना होगा कि उन्होंने कोविड वैक्सीन कब और कहां लगवाई। सारा डेटा डिजिटली कलेक्ट होगा। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सेल्फ एनुमरेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि आप खुद डिजिटली अपना सेंसस फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगले साल फरवरी से सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना के दौरान कलेक्ट किया गया डेटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगा, इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। RTI के जरिए भी कोई इसकी जानकारी नहीं ले पाएगा। जातिगत जनगणना से विपक्ष के नेता भी खुश हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने कोविड वैक्सीन की जानकारी मांगने पर आपत्ति जताई। सुप्रिया सुले ने कहा कि कोविड वैक्सीन लगाते वक्त आधार नंबर लिया गया था तो इसका डेटा तो पहले से ही सरकार के पास है, इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि दोबारा डेटा लेने का क्या मकसद। इसका हम स्वागत ही करते, क्योंकि हमारी मांग ही थी। हमारी मांग आज पूरी हो रही है तो अर्थात तो हमको अच्छा ही लगेगा ना। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो वो मांग पूरी हो रही है और सब जगह हमें अभी तो नहीं दिख रहा है, एक ही राज्य का सुनने में और पढ़ने में आया है। और मेरे ख्याल से कोविड का टीका का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो पूछना पड़ेगा। लेकिन जब कोविड का टीका लगाया था तब आधार कार्ड सबको दिया था, तो वो इंटरलिंकेज इजीली सरकार कर सकती है टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है वो पूछना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में अभी तक तो वो नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आएगा तो कलेक्टर से हम पूरी मांग करेंगे कि इसकी डिटेल में हमें समझा दीजिए कि कैसे हो रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह ने जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जाति की बहुत बात करते हैं, अब उन्हें अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अब देश को पता लगेगा कि राहुल हिंदू हैं या किसी दूसरे मजहब को मानते हैं। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार जो वंचितों को सम्मान करने का काम करते हैं। केवल सम्मान नहीं, संवैधानिक सम्मान देते हैं। और जाति जनगणना जब होगी तो राहुल जी आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा, और आपके दोहरी सदस्यता वाला भी अब पोल खुलेगा और भी राज खुलने वाला है। मुझे तो डर है कहीं ये जबान राज खुलने से पहले ही निकल न जाए। ये कभी कुर्ता पे जनेऊ, कभी टोपी, कभी त्रिपुंड,
कभी क्रॉस। अरे भाई हो क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी। अब संसद में जाति की गणना की जाएगी तो उस समय उठे हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। जनगणना में बाकी जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब आने के बाद देश के लिए, राज्यों के लिए, जिलों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस इलाके में पिछड़ी आबादी ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से विकास करने की ज़रूरत है, किसको आबादी के अनुसार सही लीडरशिप और राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिए, इस सब का फैसला संसद के माध्यम से हो पाएगा। अब आपको बताता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को क्यों डांट लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल को छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को एक सर्कुलर जारी कर दिया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि हैदराबाद की नालतर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। लेकिन इस फैसले की जबरदस्त आलोचना हुई। बार काउंसिल को कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बार काउंसिल को डांटा। असल में नालतर लॉ यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होनी थी। यूनिवर्सिटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इसके लिए इनवाइट किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। जस्टिस सूर्यकांत से डिग्री लेने से इनकार करने का ऐलान कर दिया। छात्रों के रुख पर चीफ जस्टिस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी दिखाई और नालतर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल न करने का फरमान सुना दिया। इसी पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला उनके और छात्रों के बीच का है, इसमें बार काउंसिल का क्या मतलब। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसने गलत सलाह दी हो, फिर भी छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब बार काउंसिल को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सफाई दी, कहा कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल के लिए सर्वोपरि है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे छात्रों का नुकसान हो। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे, उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। मनन मिश्रा ने जो किया वो गलत था, गैर कानूनी था, इमोरल था। खामखा इस मामले में उन्होंने अपनी टांग अड़ा ली। सुप्रीम कोर्ट के वकील को इतनी समझ तो होनी ही चाहिए थी। उन्होंने बार काउंसिल में अपनी पोजीशन का बेजा इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, समय रहते उन्हें अकल आ गई, उन्होंने अपने फैसले को वापस कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से डांट भी खाई। आज ड्रग्स के खिलाफ सरकार के अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र बेसोया को आज दुबई से भारत लाया गया। बेसोया 13,000 करोड़ की ड्रग्स रिकवरी के केस में वांटेड था। ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में वीरेंद्र बेसोया के बेटे ऋषभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। उसे भी बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। वीरेंद्र बेसोया को भारत लाए जाने की जानकारी अमित शाह ने दी। होम मिनिस्टर ने कहा कि ड्रग्स का जहर भारत में सप्लाई करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। मोदी सरकार ड्रग्स के सौदागरों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करके दम लेगी। आज एनसीबी जिस बेसोया को भारत लेकर आई, उसकी कहानी भी दिलचस्प है।
वीरेंद्र बेसोया 2006 में स्मगलिंग के धंधे में उतरा था। पहले वो सिगरेट और तंबाकू की स्मगलिंग करता था। वो 2009 में पहली बार गिरफ्तार हुआ। जेल से बाहर आने के बाद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ा, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी खोल ली। 2009 से 2023 तक किसी केस में बेसोया का नाम नहीं आया, लेकिन फरवरी 2024 में पुणे में 6,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। अक्टूबर 2024 में दिल्ली में 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। इन दोनों मामलों में वीरेंद्र बेसोया का नाम आया। जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती, वो भागकर दुबई चला गया। बाद में बेसोया दुबई में बैठकर भारत में ड्रग्स सिंडिकेट कंट्रोल करने लगा। बेसोया का नाम ड्रग माफिया संदीप धुनिया से भी जुड़ा बताया जाता है, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। एनसीबी अब तक पुणे ड्रग्स केस में 16 और दिल्ली ड्रग्स केस में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस साल देश भर में ड्रग्स की 52 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इसके बाद ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू हुआ। इस अभियान में एनसीबी के रडार पर 25 बड़े ड्रग माफियाओं के नाम हैं, जिनमें से 3 बड़े किंगपिन गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी बड़े ऑपरेटर्स जो कि इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वापस भारत में लाकर और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में अभी तक 3 बड़े किंगपिन को भारत से जो नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको भारत में लाया गया है। और उसमें आज जो है ये वीरेंद्र सिंह बसोया, जो कि एक बड़ा ऑपरेटर था, उसको भारत लाया गया है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो है 2024 का एक 1837 केजी का मैफिड्रोन का सीजर था, जो पुणे में हुआ था। और उसी तरह से अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस का एक केस था, जिसमें कि 1300 केजी से ज़्यादा मैफिड्रोन, कोकेन और हाइड्रोफोनिक वीड का सीजर हुआ था। उसका ये मुख्य आरोपी है। इसके अलावा इंटरोगेशन से पता चला है कि इसके खिलाफ एक 2009 का DRI का भी केटामिन स्मगलिंग का केस है, जिसमें ये जेल गया था और वो केस अभी कोर्ट के विचाराधीन है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो 2024 का, जब फरवरी 2024 में पुणे का केस हुआ, उसके अगले दिन ही ये दुबई भाग गया था और तब से ये दुबई में अलग अलग जगह रह रहा था। और अभी इसका हमने नवंबर 2025 में एक रेड नोटिस, इंटरपोल रेड नोटिस भी कराया था। और आज जो है वीरेंद्र सिंह बसोया को यहाँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग माफिया को ठिकाने लगाने के मामले में अमित शाह ने सराहनीय काम किया है। पिछले कुछ सालों में ड्रग माफिया पर शिकंजा जबरदस्त तरीके से कसा गया। भारी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई और कई किंगपिन्स को विदेशों से डिपोर्ट करवाया गया। लेकिन ड्रग माफिया का जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है। बदलते ज़माने के साथ ड्रग्स बेचने का, स्मगलिंग करने का तरीका बदला है। पहले जिस तरह की ड्रग्स आती थी, उन्हें पकड़ने के तरीके ईजाद किए गए थे, लेकिन अब मार्केट में नई नई तरह की सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। फैक्ट्रियां बना ली जाती हैं, उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। अमित शाह ने पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है और उम्मीद करनी चाहिए कि सरहद के पार से आने वाली ड्रग्स की सप्लाई पर भी पूरी तरह रोक लगेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे क्यों गिरा था। पहले इसे टर्बुलेंस का मामला बताया गया था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने इस मामले की जांच की। पता लगा कि जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए एयरक्राफ्ट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स एक साथ फेल हो गए थे, जिसकी वजह से 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। हाइड्रोलिक सिस्टम एयरक्राफ्ट को तय रूट और हाइट पर चलाने में मदद करते हैं, लेकिन एयर इंडिया के जिस एयरक्राफ्ट में जिस वक्त हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, उसी वक्त फ्लाइट का ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया और एयर इंडिया का एयरबस A320 नीचे की तरफ गिरने लगा। वो करीब 300 फीट नीचे आ गया और जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त इस एयरक्राफ्ट में
137 पैसेंजर समेत कुल 145 लोग सवार थे। फ्री फॉल के दौरान कई लोग विमान की छत से टकराए। 4 अगस्त की बात है जब 24 पैसेंजर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे। विमान एयरबस का था, इसलिए एयरबस ने इस हादसे की जांच की। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 सेकंड के भीतर 3 बार खराबी आई, लेकिन 7 सेकंड में सिस्टम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की वजह से 4 सेकंड के लिए एलिवेटर और एलिरॉन सरफेस ने काम करना बंद कर दिया। इससे फ्लाइट का ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। कॉकपिट में चेतावनी मिलने के बाद को पायलट ने विमान की नोज नीचे करने के लिए कंट्रोल स्टिक आगे किया, लेकिन हाइड्रोलिक पावर न होने की वजह से को पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि कुछ ही पलों में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम दोबारा काम करने लगे और इसके बाद प्लेन को पायलट ने कंट्रोल किया, लेकिन तब तक विमान करीब 300 फीट नीचे आ चुका था। शुरुआती जांच में हाइड्रोलिक प्रेशर सेंसर या प्रेशर स्विच की खराबी के संकेत भी मिले। फ्रांस की जांच एजेंसी बीए एयरबस के एक्सपर्ट इंडियन एजेंसी एआईबी के साथ मिलकर जांच कर रही है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो फुकेत से दिल्ली आने वाली उस फ्लाइट में था जो 300 फीट नीचे गिरी थी। उस परिवार की 4 बहनें उस प्लेन में थी और चारों को चोट लगी थी। परिवार के लोगों ने बताया कि प्लेन इतनी तेजी से अचानक नीचे आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआत में एयर इंडिया ने कहा कि यह टर्बुलेंस की वजह से हुआ, फिर शाम में अपने ऑफिशियल बयान में टर्बुलेंस वाली बात को गायब कर दिया गया और फिर इस दुर्घटना के लिए पायलट को ब्लेम किया गया। यह इंप्रेशन दिया गया कि पायलट ने ड्रग्स ली थी, इसके कारण प्लेन कंट्रोल से बाहर हुआ और फिर यह कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई कि अब डोप टेस्ट को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज पता चला कि डोप टेस्ट की बात मिसलीडिंग थी। असल में प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। एयर इंडिया के प्लेन्स में पहले भी कई बार सिस्टम फेल होने की खबरें आई हैं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो लोग डरते हैं। एयर इंडिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है और यह भी लगता है कि हर बार एयर इंडिया ने अपने प्लेन की टेक्निकल प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश की, कवर अप करने की कोशिश की। इसलिए लोगों को यह लगा कि अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो यह बहुत खतरनाक है। एयरक्राफ्ट में पैसेंजर की सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होनी चाहिए। सुपरस्टार यश की नई फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म में दिखाई गई वायलेंस और सेक्स सीन्स को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए। आपकी अदालत में फिल्म स्टार यश से पूछा गया कि वो फिल्मों में वायलेंस, सेक्स, मारधाड़ दिखाते हैं। जब यंगस्टर्स ये काम करते हैं तो जेन जी को ब्लेम किया जाता है। यह सवाल एक यंग लड़की ने यश से पूछा था, तो यश ने कहा कि वो उनकी बात से सहमत हैं और पूरी तरह उनके साथ हैं। यश ने कहा कि हर पुरानी जनरेशन के लोग नई जनरेशन को गलत बताते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म टॉक्सिक में जेन जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किया गया है और यही बताया गया कि नई जनरेशन को अपनी बात कहने का, अपने अंदाज में काम करने का फुल फ्रीडम होनी चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं यश ने क्या कहा था। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज़ पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन ए एस्थेटिक वे। और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा।
वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है. एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट वेयर दोज इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू वॉच द फिल्म you will understand those films, and it is for Gen Zs. It is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors. उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, वॉट एवर योर थॉट्स आर, दैट इज अ प्राइमल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म. आपकी अदालत के इस शो में रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म रामायण का भी जिक्र हुआ. रामायण इस जमाने की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है और इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं. रामायण में राम का रोल रणबीर कपूर को दिया गया है और यश ने रावण का किरदार निभाया. तो मैंने यश से पूछा कि उन्होंने रावण का रोल क्यों चुना. वो फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, चाहते तो राजा राम बन सकते थे. यश का जवाब सुनिए. जब आप कर ही रहे थे और को प्रोड्यूसर बने थे तो आपने रावण का रोल क्यों लिया, राम का ले लेते. सर, राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी काफी चाहिए सर. सारी बुराई दिखाने का ठेका आपने लिया है. मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर. और उसके बाद है, जब मैं अच्छा हूं, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहां पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर. बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार. तभी है ना रामायण. रामायण में लगे कि इसका ही कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते हैं. तो आई थिंक वी हैव केप्ट ऑल आवर ईगोस असाइड. आपकी अदालत के पूरे शो में यश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी में जवाब दिए और उन्होंने कहा कि दुनिया आज उन्हें हीरो कहती है, लेकिन वो तो बचपन से ही अपने आप को हीरो मानते हैं. यश ने कहा वो अपने तरीके से काम करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं है. आपकी अदालत के इस शो में यश ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की. उन्होंने ये भी माना कि टॉक्सिक में उन्होंने जिस तरह का रोल किया है उसको उनकी वाइफ पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी वाइफ भी एक फिल्म स्टार हैं, इसलिए वो समझती हैं कि किसी एक्टर को ये सब क्यों करना पड़ता है. ऐसी बहुत सारी बातें आपको पहली बार जानने को मिलेंगी आपकी अदालत में कल रात 10 बजे. जब आप टीवी में काम करते थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए. गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है. वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग. लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई. फर्क नहीं पड़ता सर. बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के. नहीं, ज्यादा सर. आज के दिन सन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था. अंग्रेजों की कूटनीति और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण पाकिस्तान बना था. इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आज़ादी का तराना गाता है. आज इस मौके पर भी पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की. शहबाज शरीफ ने आज चीन का गुणगान किया, कहा मुसीबत के वक्त में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया. और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप की शान में कसीदे पढ़े. इसी दौरान शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवा कर ट्रंप ने बड़ा एहसान किया था, लाखों जिंदगियां बचाई. यहां पर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरवक्त जंगबंदी करवाकर लाखों मासूम जानों को हिलाकत खेजी से बचाने के लिए इंतहाई मौसर और तारीखी किरदार अदा किया. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये मज़ीद मजबूत और तवाना होंगे. शहबाज शरीफ ने वही कहा जो ट्रंप पहले 100 बार दोहरा चुके हैं.
शहबाज शरीफ इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने जिस तरह से ट्रंप की खुशामद की है, उससे साफ दिखाई देता है कि वो ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को इतनी मार लगाई थी कि शहबाज शरीफ और मुनीर ट्रंप के सामने जाकर रोए थे। कहा था कि भारत के हाथ हमारे न्यूक्लियर सेंटर्स तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेरिका से अपने आप को बचाने की गुहार लगाई थी। लेकिन भारत ने सीज फायर का फैसला इसलिए लिया क्योंकि हमारी फौज अपना काम पूरा कर चुकी थी। और फिर यह भी साफ साफ कह दिया गया था कि सीज फायर तभी होगा जब पाकिस्तान TGMO लेवल पर फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगा, और यही हुआ। लेकिन ट्रंप को इसकी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पहले ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान कर दिया और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दर्द को कभी भुला नहीं पाएगा।